रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। महान कवि सुमित्रानंदन पंत की ये कविता आज भी हमें धरती को सहेजने और संवारने का संदेश देती है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। 2 दिवसीय सम्मेलन में भूमि, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बुधवार को प्रधानमंत्री ने की विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत। केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फैसले। 2024 के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान। बिहार में गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर के बीच 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का फैसला। त्रिपुरा में खोवाई हरियाणा सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से को चौड़ा करने के लिए दी गई मंजूरी। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह में लिया भाग। कहा, भारत बन रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र। अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों ने भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक विरासत से किया मुक्त। हैदराबाद में जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती समारोह में बोले उपराष्ट्रपति। कहा, दंड विधान अब बन गया है न्याय विधान। और गुजरात में हुई खेल महाकुंभ 2.0 की शुरुआत। वार्षिक खेल आयोजन, 66 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य फोकस है जीवन यापन में आसानी। सम्मेलन के दौरान भूमि, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा पर मुख्य तौर पर चर्चा की जाएगी। वहीं साइबर सुरक्षा, आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम, योजनाओं के युक्तिकरण और नए युग की प्रौद्योगिकियों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रस्तुत किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की। केंद्र ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने सड़क और परिवहन मंत्रालय से जुड़े निर्णय के बारे में बताते हुए कहा कि त्रिपुरा और असम में सड़क निर्माण को लेकर फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क और परिवहन मंत्रालय से जुड़े निर्णय लिए गए हैं जो त्रिपुरा और असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। खोवाई से हरियाणा तक सड़क बनाने के काम को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के ऊपर 2487 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस काम को 25 महीने में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और आसान हो जाएगा। ये उत्तर त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा से जोड़ने का प्रयास है। साथ ही वर्ष 2024 के लिए खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। मिलिंग खोपरा के लिए 300 रुपए और बॉल खोपरा के लिए 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बुधवार को संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर गांव तक पहुंच रहा है और गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय
उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारण से भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई है। और आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ आभा ABHA आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लोगों का आधार कार्ड का पता है, आभा कार्ड का थोड़ा अभी कम पता है। ये आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अनेक फायदे हैं। इससे मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी, ये सब एक साथ रिकॉर्ड में रहेगा। इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो पुराना पूछे कि भाई पहले क्या हुआ था, कौन सी दवाई ली थी, तो सारा इसमें मिल जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। और जैसा मैंने कहा ना, मेरा लक्ष्य है 2 करोड़ नई महिलाओं को मुझे लखपति बनाना है। और ये मुहिम मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ मिलकर के मैं करना चाहता हूं। इस मुहिम को और विस्तार देने के लिए आप जितने आगे आएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हम आसानी से पार कर लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस मुहिम को और ज्यादा तेजी मिल रही है। साथियों, सरकार का जोर कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों, बेटियों, दीदियों को और सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा नया अभियान चलाया है। और ये मोदी की गाड़ी के साथ वो भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और वो क्या है? नमो ड्रोन दीदी। कुछ लोग इसको नमो दीदी भी कहते हैं। ये नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को पहले राउंड में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने ILBS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग यूनिट की स्थापना को सामयिक पहल बताया। साथ ही ILBS से इलाज के साथ साथ शोध के क्षेत्र में भी काम जारी रखने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अपेक्षाकृत कम खर्च पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके ILBS जैसे संस्थानों के बल पर भारत एक इंटरनेशनल हेल्थ केयर हब के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ILBS ने विश्व स्तरीय दक्षता और अखंडता के बल पर केवल 13 सालों की अवधि में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत अपेक्षाकृत कम लागत पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके ILBS जैसे संस्थानों के बल पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जीवन विज्ञान और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। सुप्रभात में अब बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हैदराबाद दौरे की। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में दिवंगत जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां भारत का प्रभाव और क्षमता हमारी सीमाओं के पार भी महसूस किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत आज तेज गति से विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि अमृतकाल के पारितंत्र में हैं। उपराष्ट्रपति ने भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायपालिका में बड़े सुधारों का भी जिक्र किया। I'm inspired by Justice Reddy's efforts to alleviate rural struggles through his judgments. He gave a voice to those who were believed to be voiceless. He helped those who are the providers for Bharat, that is, our Kisans, our farmers. As Bharat approaches, friends, its centenary year, Bharat at 2047, we must remember the ideals advocated and emphasized by Justice Reddy: service, justice, and compassion, as these must form the bedrock of an inclusive society and a vibrant democracy. As a matter of fact, these are a sense of our civilizational ethos. We must ever continue to believe in them and practice them. Friends, we are living in Amrit Kaal. The world is witnessing India's progress across domains, the outcomes of which are impacting the lives of 1/6 of humanity, that is our Bharat. This is our Gaurav Kaal. We are laying the firm foundations for a developed Bharat to reclaim the glory that had made ours the leading nation for many centuries. It is soothing to note that all three organs of the state, the judiciary, the executive, and the legislature, are performing commendably and catalyzing the unprecedented rise of Bharat. When I come to judiciary, the legal landscape of Bharat has been undergoing great affirmative change in recent months, which will have tremendous positive impact on its progress and on the welfare of 1/6 of humanity. During the past decade, significant strides have been made in the judicial system, emphasizing digitalization through the e-courts project and the National Judicial Data Grid. These have not only enhanced transparency and accessibility, but have resulted in reduction of pendency of cases. Major legal reforms initiated by judiciary included establishment of commercial courts, amendment to arbitration enactments, aiming for faster dispute resolution. रायगढ़ में 6 एकड़ में सर्व समाज के लिए बनाया गया वैवाहिक भवन बनकर तैयार है, जिसे बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने अग्रोहा समाज के कामों की सराहना की, साथ ही उनके योगदान का जिक्र भी किया। अक्टूबर 2019 को इसकी नींव रखी गई थी। इसके ट्रस्टियों की संख्या 31 है। अग्रोहा धाम करीब 25 करोड़ की लागत से बनाया गया है। भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 80 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे का निर्माण समाज के दानदाताओं के सहयोग से किया गया है। ये भवन जिले को प्रदेश में एक नई पहचान दिलाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय रूस की 5 दिनों की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने डॉक्टर एस जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी।
इस दौरान पुतिन को भारतीय विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी हुई चिट्ठी सौंपी। उन्होंने पुतिन को प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं भी दी। इस खत में प्रधानमंत्री ने हाल के सालों में दोनों देशों के बढ़े सहयोग और प्रगति को लेकर खुशी जाहिर की है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुलाकात कर हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन और इजराइल, गाजा संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, सैन्य तकनीकी सहयोग और लोगों की आवाजाही में प्रगति को लेकर अगले 4 वर्षों के लिए एक मसौदे पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और एलओसी पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने मौजूदा स्थिति के साथ साथ इस इलाके में आतंकवाद रोधी अभियानों का प्रत्यक्ष आकलन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री को वर्तमान सुरक्षा स्थिति, घुसपैठ रोधी ग्रिड और सैन्य अभियान के संचालन की तैयारियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमीनी स्तर पर कमांडरों के साथ सैन्य कार्रवाई के समय सामने आने वाली चुनौतियों से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने सैन्य अभियान का संचालन करते समय पूरी तरह से पेशेवर रुख को अपनाने और उचित कार्रवाई करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने सैनिकों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने हालिया सैन्य मुठभेड़ में जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। रक्षा मंत्री ने सैनिकों को आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है और राष्ट्र हमेशा भारत के सैनिकों की अद्वितीय वीरता और बलिदान का ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया ढांचे को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वो हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा, सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है। और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं उसे कहना चाहूंगा कि वह अपने में अनपैरेलल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम गुट को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू और कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और आतंकी गतिविधियों और लोगों को भड़काकर वहां इस्लामिक शासन स्थापित करने को समर्थन देने में लिप्त हैं। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के तहत कठोरतम सजा दी जाएगी।
आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गृह मंत्रालय द्वारा 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया जा चुका है। सुप्रभात में अब बात करते हैं अयोध्या धाम की। अयोध्या का इंतजार अब बस समाप्त होने वाला है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार है। भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त में होनी है। राम मंदिर निर्माण की सुंदर तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत मंदिर है। भारतीय शिल्प स्थापत्य की एक अप्रतिम अलौकिक झांकी इस मंदिर में नजर आ रही है। नागर शैली में बने इस मंदिर में देश भर के विभिन्न मंदिर शैलियों का भी सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। ये बेहतरीन नक्काशी का एक अद्भुत उदाहरण है। भगवान श्री राम के इस मंदिर को नए युग की तकनीकी सुविधाओं और सदियों पुरानी भारतीय परंपराओं का संयोजन माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या में आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या में नए एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या उल्लासमय हो चुकी है। उसके पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ ही अयोध्या को हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर आसपास के जनपद के लोग भी अयोध्या आएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एमफिल प्रोग्राम बंद कर दिया है। यूजीसी ने अब छात्रों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की चेतावनी दी है, क्योंकि ये अब एक मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने कहा कि कुछ विश्वविद्यालय अभी भी एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन इस डिग्री को बंद कर दिया गया है। यूजीसी ने कहा कि ये सूचित किया जाता है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं विनियम 2022 तैयार किया है, जिसे 7 नवंबर 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा कि यूजीसी विनियम 2022 के विनियमन संख्या 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च शैक्षणिक संस्थान एमफिल की पेशकश नहीं करेंगे। सुप्रभात में अब बात खेल महाकुंभ की। गुजरात में खेल महाकुंभ 2.0 शुरू हो चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ 2.0 का उद्घाटन किया। वार्षिक खेल आयोजन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों, कॉलेज के छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों सहित 66 लाख से अधिक लोगों ने मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के लिए पंजीकरण कराया है। खेल महाकुंभ की शुरुआत 2010 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस वार्षिक आयोजन ने गुजरात में खेल संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2010 में इसके पहले आयोजन में 16.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ચરૈવેતીના મૂળ સિદ્ધાંત પર ચાલનારા આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના એક સ્વપ્નએ બદલી નાખ્યો એક યુગ। એક વિચારે જન્મ આપ્યો ક્રાંતિને અને એમના વિશ્વાસે સર કર્યા સફળતાના શિખર। 2010માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત કરાવી હતી અને તેમની એ દૂરંદેશીની જ દેન છે કે આજે ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રે અગ્રેસર બન્યું છે।
2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। और आज मैं कह सकता हूं, जिस सपने का बीज मैंने बोया था, आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 28 दिसंबर साल 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 72 समाज सुधारक, पत्रकार और वकील बॉम्बे यानी आज के मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के लिए एकत्रित हुए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के बीच होना था, लेकिन पूना में हैजा शुरू होने के कारण ये नहीं हो पाया। इसके बाद आज ही के दिन 1885 को दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। 28 दिसंबर साल 1977 में सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित रहा। उनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुमित्रा नंदन पंत को साल 1961 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा।